कहानी की शुरुआत होती है एक प्यारी सी फैमिली से। टॉम, उसकी वाइफ जूलियन, उनकी बेटी कैसी और बेटा बेन। आज का दिन इन सब के लिए बहुत खास है क्योंकि यह फैमिली आई है कैरिबियन सी पर और यहाँ पर यह लोग अपने बेटे बेन का जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाले हैं। सागर की लहरें, ठंडी हवा और ऊपर से खुशियों से भरा माहौल, सब कुछ एकदम नॉर्मल और परफेक्ट लग रहा था। जूलियन बोलती है, टॉम देखो ना, बेन कितना एक्साइटेड है, इस बार का बर्थडे उसे हमेशा याद रहेगा। टॉम भी बोलता है, हाँ जूलियन, यही तो चाहता था मैं कि हमारी फैमिली को कुछ वक्त मिले शहर की भाग दौड़ से। बेन और टॉम फिशिंग में बिजी हो जाते हैं जबकि जूलियन सोचती है कि क्यों ना थोड़ी देर स्विमिंग कर ली जाए। वो मज़े से पानी में जंप करती है और समुद्र की ठंडी लहरों का मजा लेने लगती है। लेकिन दोस्तों, ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती। स्विमिंग करते हुए अचानक जूलियन को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके पैरों के पास कोई बहुत बड़ा सा जीव चक्कर काट रहा हो। वो रुकती है, ध्यान से देखती है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल लगता है। जूलियन खुद से कहती है, शायद मुझे वहम हो रहा है। लेकिन तभी अचानक किसी अदृश्य ताकत ने उसे पानी के अंदर खींच लिया। अचानक उसकी चीख निकलती है। जूलियन बोलती है, टॉम हेल्प मी। लेकिन उस वक्त टॉम और बेन फिशिंग में इतने बिजी थे कि उन्हें जूलियन की आवाज़ तक सुनाई नहीं दी। इसी दौरान उनके योट के इंस्ट्रूमेंट भी खतरे का सिग्नल देने लगे, मगर टॉम ने उस पर भी ध्यान नहीं दी। अब जूलियन अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो हाथ पाँव मार रही थी, ऊपर आने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वो रहस्यमयी ताकत उसे नीचे खींच रही थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी और आंखों में डर साफ झलक रहा था। आखिरकार टॉम की नज़र अपनी पत्नी पर पड़ी। वो तुरंत पानी में जंप करता है। बेन भी डैड को सपोर्ट करने के लिए योट का इंजन बंद कर देता है और बोट को दोनों के करीब लाता है। काफ़ी मशक्कत के बाद टॉम ने जूलियन को ऊपर खींच लिया। कैसी और बेन दोनों मिलकर उन्हें योट पर वापस खींचते हैं। जूलियन खांसते खांसते मुश्किल से सांस ले रही थी, लेकिन उसकी जान बच गई। टॉम गुस्से में चिल्लाकर कहता है, कैसी, मैंने कितनी बार कहा है कि जो भी स्विमिंग में जाएगा उस पर नज़र रखो। अगर जूलियन मर जाती तो? कैसी भी डर कर बोलती है, सॉरी डैड। कैसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुद को गुनहगार समझने लगती है, लेकिन आखिरकार सब इन हादसे को भुलाने की कोशिश करते हैं और रात को बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। केक कटता है, मोमबत्तियाँ जलती है और एक पल के लिए सब हंसने गाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ये खुशी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। इसी बीच कैसी अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन पर बात करती है और नोटिस करती है कि शहर में भयानक तूफान आ रहा है। वो तुरंत अपने डैड मॉम को बताती है। टॉम और जूलियन दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो इस वक्त किसी सेफ जगह पर नहीं है। सभी लोग तुरंत योट के सेफ्टी मेजर्स चेक करने लगते हैं, लेकिन चेकिंग के दौरान टॉम नोटिस करता है कि बहुत सारी वेल्स और शार्क्स उनके योट के आसपास मंडरा रही है। टॉम बोलता है, ये नॉर्मल नहीं है। शार्क्स और वेल्स ऐसे तूफान से पहले ही नजर आती है। इन्हें भी लहरों का अंदाजा हो चुका है। अब सबको यकीन हो जाता है कि एक बड़ा खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा है। लेकिन असली मुसीबत तो तब आती है दोस्तों, जब टॉम पानी में जाकर एक शार्क के टैग की वजह से पूरी तरह जख्मी हो जाता है। उसके पैर से खून निकल रहा होता है। जूलियन उसके जख्मों पर सिलाई करती है और पूरा माहौल डर से भर जाता है। अब एक और बड़ा झटका आता है। बाहर से अचानक जोरदार आवाज सुनाई देती है। सब बाहर जाकर देखते हैं तो आसमान से एक बड़ा सा मेट्रोइड उनकी तरफ गिर रहा है। टॉम तुरंत इंजन ऑन करता है ताकि बोट को बचा सके, लेकिन दोस्तों, किस्मत इतनी बेरहम थी कि मेट्रोइड उनके पास आकर धमाके से गिरता है और योट का इंजन पूरी तरह तबाह कर देता है। अब न इंजन काम कर रहा है, न सिग्नल। बोट पर सिर्फ 4 दिन का पानी बचा है और तभी दूसरा मेट्रोइड भी आसमान से उनकी तरफ बढ़ता है। सब नीचे भागकर लाइफ जैकेट्स पहन लेते हैं और फिर एक जोरदार धमाका। चारों लोग बेहोश हो जाते हैं। जब सबको होश आता है तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि बोट का बड़ा सा होल होने के बावजूद उसमें पानी भरा नहीं है। बाहर जाकर देखते हैं तो पूरी दुनिया बदल चुकी थी। जहाँ समुद्र था वहाँ अब रेगिस्तान जैसा इलाका है। चट्टानें, पत्थर, सूखी मिट्टी। समुद्र का सारा पानी कहीं और चला गया था। टॉम कंपास चेक करता है और समझ जाता है कि पृथ्वी के पोल्स बदल चुके हैं। नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल और साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल। टॉम बोलता है, इसका मतलब है इंसानियत का अंत हो चुका है, शायद हम अकेले बचे हैं। ये सुनकर कैसी का दिमाग सुन पड़ जाता है। वो खुद को कैबिन में बंद कर लेती है। उसकी सांसें तेज हो जाती है और वो किसी से बात करना तक बंद कर देती है। अब दोस्तों, असली सर्वाइवल की कहानी यहीं से शुरू होती है। टॉम हार नहीं मानता। वो बार बार टूटी फूटी रेडियो मशीन ऑन करता है और उम्मीद करता है कि कोई जवाब देगा। बेन और कैसी बर्थडे के गुब्बारे आसमान में उड़ाते हैं ताकि अगर कोई बचा हो तो उन्हें देख सके, और तभी चमत्कार हो जाता है। रेडियो से आवाज़ आती है, हेलो, कोई है वहाँ? टॉम चौंक जाता है। वो तुरंत जवाब देता है, हाँ हम यहाँ हैं, हम जिंदा है, प्लीज़ मदद करो। रेडियो की दूसरी तरफ से एक कैप्टन की आवाज़ आती है। वो बताता है कि वो इस वक्त एक छोटी सी सबमरीन में है और इस बड़े हादसे में इसलिए बच पाया क्योंकि वो भी पानी के अंदर था। कैप्टन बोलता है, सुनो टॉम, जो कुछ हुआ है मैं भी जानता हूँ। धरती के पोल बदल गए हैं, लेकिन घबराओ मत, एक हफ्ते में सब नॉर्मल हो जाएगा, पानी वापस आ जाएगा।
मगर उस वक्त लहरें इतनी खतरनाक होगी कि बचना नामुमकिन होगा। अगर तुम बचना चाहते हो तो अपने परिवार को लेकर किसी ऊंची जगह पर निकल जाओ। टॉम यह सुनकर थोड़ा राहत महसूस करता है, लेकिन फिर उसके मन में सवाल आता है। टॉम बोलता है, क्या हम तुम्हारी सबमरीन तक पहुंच सकते हैं? क्या हमारे बच्चे वहां सेफ रहेंगे? कैप्टन गहरी सांस लेता है और सच बताता है, मेरी सबमरीन बहुत छोटी है, उसमें सिर्फ एक इंसान की जगह है, एक साथ तुम्हारे दोनों बच्चों को रखना नामुमकिन है। यह सुनकर टॉम का दिल टूट जाता है, लेकिन एक पिता का दिल मानने वाला कहाँ होता है। वह कैप्टन से विनती करता है। टॉम बोलता है, प्लीज मेरे बच्चे मासूम हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उन्हें बचा लो। आखिरकार कैप्टन मान जाता है और सबमरीन की लोकेशन बताता है। वो जगह 2 दिन की दूरी पर थी, मतलब अगर जूलियन और टॉम अपने बच्चों को वहां तक ले गए तो शायद उनकी जान बच जाए। सुबह होती है, फैमिली अपने छोटे से सफर पर निकलने की तैयारी करती है, लेकिन तभी दूर से टॉम देखता है एक अजीब सा आदमी अपने डॉग के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा है। उस आदमी की हालत खराब थी, शरीर पर चोटों के निशान और आंखों में भूख का सन्नाटा। टॉम इंसानियत दिखाता है और उसे पानी पिलाता है, लेकिन दोस्तों यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। जैसे ही उस आदमी ने पानी पिया, उसने अचानक टॉम पर हमला कर दिया। उसके हाथ में एक खंजर था और उसने टॉम को बेरहमी से मार डाला। जूलियन चीख पड़ी। जूलियन बोली, टॉम, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसके पति की जान उस अजनबी किलर ने ले ली थी। जूलियन का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बच्चे को केबिन में छिपा दिया और कैसी को एक फायर गन पकड़ा दी। जूलियन बोली, ये तभी चलाना जब तुम्हें लगे कि हम मरने वाले हैं। किलर अब बोट के अंदर आ चुका था। वो एक एक कमरे की तलाशी लेने लगा। जूलियन खुद को वॉशरूम में छुपाती है और अपने घाव पर पट्टी बांधती है। किलर को जब खाने का सामान मिलता है तो वो जानवरों की तरह टूट पड़ता है। वो साफ दिख रहा था, ये आदमी कई दिनों का भूखा है और अब पूरी तरह पागल हो चुका है। लेकिन उसकी नज़र जल्द ही जूलियन पर पड़ जाती है। वो उसे बालों से पकड़कर घसीटता है और बेरहमी से टॉर्चर करता है। उसके हाथ गले पर कसते हैं। जूलियन सांस के लिए तड़पती है। यहीं से कहानी और भी ज्यादा थ्रिलिंग हो जाती है। कैसी जो केबिन में छिपी थी सारी घटना देख रही थी। वो समझती है कि अब यही सही वक्त है। वो फायर गन चलाती है। धमाकेदार रोशनी पूरे योट में भर जाती है। इसे किलर का ध्यान भटकता है और जूलियन खुद को छुड़ाकर भाग जाती है। वो अपने बच्चों को पकड़कर बोट से बाहर कूद पड़ती है, लेकिन किलर इतना आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वो फिर से जूलियन पर हमला करता है। जूलियन पूरी ताकत लगाकर उसे लात मारती है और भाग निकलती है। बोट से निकलते ही कैसी और बेन अपने पिता की डेड बॉडी देखते हैं। दोनों बच्चों के आंसू रुक नहीं रहे थे। बेन बोलती है, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं गुब्बारे आसमान में ना छोड़ता तो ये आदमी हमें देख ही नहीं पाता। जूलियन रोते हुए अपने पति के पास बैठ जाती। वो टूट चुकी थी, लेकिन जानती थी कि अगर अब रुकी तो बच्चे की जान भी चली जाएगी। वो उन्हें लेकर भाग निकलती, लेकिन दोस्तों किलर अभी भी उनका पीछा कर रहा था। वो दूर से उसकी हरकतें देख रहा था और एक शिकारी की तरह मौके का इंतजार कर रहा था। जूलियन अपने बच्चों को हिम्मत देती, डरना मत, हम जिंदा रहेंगे, मैं वादा करती हूँ। लेकिन असलियत ये थी कि उसके दिल में भी सिर्फ डर और दर्द था। जूलियन और बच्चे कई घंटों तक चलते रहे। चारों तरफ बस पत्थर, रेत और टूटी हुई जहाज़ों की कबाड़ पड़ी थी। कहीं इंसान का नामो निशान नहीं था। सूरज सिर पर आग बरसा रहा था। प्यास से बच्चों के होठ सूख चुके थे। बहन कहता है, माँ मुझे बहुत प्यास लगी। फिर जूलियन बोलते हैं, थोड़ा सब्र करो बेटा, हम जल्दी पानी ढूंढ लेंगे। लेकिन दोस्तों असलियत यह थी कि जो पानी उन्हें मिला वो जहरीला था। जूलियन जानती थी कि अगर बच्चे ने ये पानी पिया तो वो बच नहीं पाएगा। जूलियन ने बहुत कोशिश की कि बच्चों को बचा ले, लेकिन बेन की हालत बिगड़ती चली गई। वो बार बार लड़खड़ाने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। आगे का बेन रेत पर गिर पड़ा। बेन बोला, माँ मुझे माफ़ करना, मैं और नहीं चल सकता। जूलियन का दिल टूट गया। वो अपने बेटे को सीने से लगाकर रो पड़ी। उसके आंसू सूखी रेत पर गिर रहे थे, लेकिन बेन की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। उस वक्त ऐसा लगा जैसे आसमान भी उनके साथ रो रहा हो। जूलियन और कैसी बेन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ती। कुछ दूर जाने पर उन्हें रेत में दबा हुआ एक पुराना प्लेन दिखाई देता है। जूलियन दौड़कर उसके पास जाती है और अंदर झांकती है। प्लेन के अंदर खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान था, सूखा ब्रेड, बिस्किट और बोतल में पानी। ये सब देखकर जूलियन की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। वो पानी की बोतल कैसी को पकड़ाती है और बोलती है, लो बेटी, ये तुम्हारे लिए, अब तुम मजबूत बनो। रेडियो पर कैप्टन की बात सच साबित होती है। अचानक दूर से समुद्र की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगती, जैसे हजारों शेर एक साथ दहाड़ रहे हो। जूलियन आसमान की तरफ देखती है। काले बादल, बिजली की चमक और लहरें जो सीधी उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो समझ जाती है कि अब वक्त बहुत कम है। अगर वो बच्चों को लेकर ऊंचाई पर नहीं पहुंची तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी सबसे खतरनाक मंजर बाकी था। अचानक रेत में हलचल होने लगी। हजारों की संख्या में विशाल क्रेब्स बाहर आने लगे। उनके पंजे तेज तलवारों की तरह थे और उनकी भूख साफ झलक रही थी। ये कोई आम क्रेब्स नहीं थे, बल्कि इंसानों को भी चीर कर खा जाने वाले दैत्य थे। जूलियन ने कैसी को कसकर पकड़ लिया। भागो, दौड़ो बेटी, पीछे मत देखना।
दोनों भागते हुए एक पहाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन क्रेब्स तेजी से उनका पीछा करने लगते हैं। एक क्रेब्स ने जूलियन की टांग पर झपट्टा मारा और उसे घायल कर दिया। खून बहने लगा, लेकिन वह दर्द सहते हुए दौड़ती रही। जूलियन जानती थी कि अब वक्त बहुत कम है। उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और पूरी ताकत लगाकर ऊंचाई की तरफ दौड़ी। क्रेब्स उनके पीछे पीछे थे। आखिरकार वो एक ऊंची चट्टान पर चढ़ जाती है। वहां से नीचे देखती है तो पूरा रेगिस्तान क्रेब्स से भर चुका था। जूलियन कहती है, हम बच जाएंगे, मैं वादा करती हूँ। लेकिन दोस्तों, सच ये था कि अब बचना लगभग नामुमकिन था। जूलियन और कैसी अगले दिन भी सफर जारी रखते हैं। उनके शरीर में अब ताकत नहीं बची थी, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी थी। दूर से उन्हें समुद्र का किनारा दिखता है। वो वहां पहुंचते हैं और देखते हैं एक छोटी सबमरीन पानी में तैर रही है। रेडियो पर आने वाली वही आवाज, कैप्टन जल्दी करो, लहरें कभी भी वापस आ सकती है। जूलियन अपनी बेटी को लेकर सबमरीन के पास पहुंचती है। कैप्टन उन्हें देखकर चौंक जाता है। उसकी आंखों में भी दर्द था, क्योंकि उसने पूरी दुनिया तबाह होते देखी थी। कैप्टन बोलता है, मैंने कहा था ये सबमरीन सिर्फ एक इंसान के लिए है, मैं दोनों को नहीं ले जा सकता। ये सुनकर कैसी डर से माँ का हाथ कसकर पकड़ लेती है। कैसी बोलती है, माँ मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो दोस्तों, आज की ये फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।